हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन कालीन इतिहास में गुप्त प्रशासन आज हम चर्चा करेंगे। गुप्त प्रशासन यानी गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल में भी जो पद सोपानी क्रम था, प्रशासन केंद्रीकृत ज़्यादा था, लेकिन जो कि सामंती व्यवस्था बढ़ चुकी थी, इसलिए उतना केंद्रीय पकड़ मजबूत नहीं था जितना कि मौर्य काल में था। केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय, फिर विषय यानी जिला, फिर ग्राम मतलब स्थानीय। यही रहा है। गुप्त प्रशासक यानी जितने गुप्त शासक हुए हैं, चाहे वो श्री गुप्त हों चाहे घटोत्कच हों, इन दोनों को माना जाता है कि ये स्वतंत्र शासक नहीं रहे होंगे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम से माना जाता है कि ये स्वतंत्र शासक रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण किए थे। इससे माना जाता है कि स्वतंत्र शासक रहे होंगे। केंद्रीय प्रशासन को प्रांतों में विभाजित किया गया था, और प्रांतों में विभाजन का मतलब था दो तरह से। एक प्रांत के मुखिया को कहा जाता था कुमारामात्य, और एक प्रांत के मुखिया को कहा जाता था उपरिक महाराज। तो कुमारामात्य और उपरिक महाराज दो पद ऐसे होते थे जो प्रांत के प्रमुख के रूप में प्रयोग किए जाते थे, जैसे कुमारामात्य और उपरिक महाराज। महाबलाधिकृत या महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी कि महासेनापति तो आपको नाम से पता चलता है कि सेनापति रहे होंगे, लेकिन महाबलाधिकृत जो है, ये भी सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। मतलब एक ही अधिकारी थे जिनको दो नामों से जाना जाता था, महाबलाधिकृत और महासेनापति। और जो युद्ध का मंत्री होता था उसे कहा जाता था महादंडनायक। महादंडनायक युद्ध का मंत्री होता था, और महाबलाधिकृत या महासेनापति सर्वोच्च सेना अधिकारी होता था। लेकिन ध्यान रहे, सेना का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा सर्वे सर्वा होता था, उसके बाद में कोई पदाधिकारी आता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। और ध्यान रहे, जो साधारण कर्मचारी होते थे पुलिस विभाग में, उसे चाट या भाट कहा जाता था। चाट या भाट कहा जाता था। और चाट या भाट को यानी पुलिस का जो वेतन होता था, वो वेश्याओं के राजस्व से दिया जाता था। जो वेश्याओं से राजस्व प्राप्त होता था, उनके राजस्व से इनको वेतन दिया जाता था। किसको? पुलिस विभाग को। यानी कि चाट भाट को जो वेतन मिलता था, वो वेश्याओं के द्वारा जो राजस्व वसूला जाता था, उनके राजस्व से वेतन दिया जाता था। यानी ये कितनी विडंबना रही है कि एक तरफ पुलिस विभाग, दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति। जितना ज़्यादा वेश्याओं का काम चलेगा, उतने अच्छा राजस्व आएगा और पुलिस विभाग को वेतन मिलेगा। सर्वाध्यक्ष सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख होता था। नाम ही है सर्वाध्यक्ष। तो सर्वाध्यक्ष जो है, ये सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख होता था। और महादंडाधिकृत याद रहे, महादंडनायक
ये युद्ध और न्याय का मंत्री होता था, वहीं महादंडाधिकृत जो है राजकोष का प्रमुख अधिकारी होता था। राजकोष का प्रमुख अधिकारी महादंडाधिकृत होता था। वहीं मौर्य काल में जो राजकोष का अधिकारी होता था वो संधि विग्राहक होता था। संधि विग्राहक। ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण जो है ये भूमि कर वसूली करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण जो है ये भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। महाछपटलिक। महाछपटलिक ये राजाज्ञा को लिपिबद्ध करते थे और भूमि आलेखों को भी सुरक्षित रखते थे। महाछपटलिक जो थे ये जो राजाज्ञा यानी जो शासनादेश होता था उसको लिपिबद्ध करते थे और भूमि आलेखों को सुरक्षित करने वाले अधिकारी होते थे। अग्रहारिक मतलब दान विभाग का प्रमुख होता था। अग्रहार दान दिया हुआ भूमि को अग्रहार कहते थे और अग्रहारिक जो अधिकारी होता था वो दान विभाग का मुखिया होता था। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा जो करते थे वो न्यायाधिकरण करते थे। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता था। भट्टासोपति। भट्टासोपति का मतलब है कि घुड़सवार का प्रमुख होता था। यहाँ स्वपति मतलब अश्व। अश्व से समझिएगा, अश्व मतलब घोड़ा होता है और यहाँ पे स्व लिखा हुआ है। तो भट्टासोपति घुड़सवार का सेना प्रमुख होता था। और महापीलुपति, पीलू यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये हाथी की बात कर रहा है। स्व ये मतलब घोड़ा की बात कर रहा है। तो हाथी सेना का प्रमुख होता था महापीलुपति और घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था भट्टासोपति। और पुरपाल, पुरपाल जो होता था वो नगर का प्रधान होता था। नगर का प्रधान अधिकारी होता था पुरपाल। और पुस्तपाल तो कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। पुस्तपाल जो होता था वो कार्यालय के सुरक्षित रखने और उसका अधिकारी प्रमुख होता था। यानी कार्यालय अभिलेखों को सुरक्षित रखना इसका काम होता था। किसका? पुस्तपाल का। तो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन था। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन को क्या क्या कहते थे? देश कहते थे, भुक्ति कहते थे, अवनी कहते थे। अवनी कहते थे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो देश या भुक्ति या अवनी था यानी प्रांत जो थे इसके दो नाम थे शासक के। एक कुमारामात्य और दूसरा उपरिक महाराज। उपरिक महाराज यानी दो तरह के शासक होते थे प्रांत में। यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था राजा के हाथ में था। प्रांतीय शासन व्यवस्था जिसे देश, भुक्ति या अवनी के नाम से जाना जाता था कुमारामात्य या उपरिक महाराज के हाथ में था। और इसके नीचे जिला था, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन को कहते थे विषय प्रशासन। यानी इसके मुखिया को कहते थे विषयपति। विषयपति कहा जाता था। और विषयपति जो कार्य करता था, एक होता था विषय महत्तर यानी विषय परिषद। विषय परिषद, विषय परिषद के जो सदस्य होते थे, विषय परिषद के जो सदस्य होते थे उन्हें कहा जाता था विषय महत्तर। विषय महत्तर। अब इसमें कौन कौन होता था ध्यान रहे, केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन,
प्रांतीय प्रशासन में देश, भुक्ति और अवनी के नाम से जानते थे। उसके जो प्रशासक होते थे कुमारामात या उपरीक महाराज के रूप में जाने जाते थे। प्रांतीय प्रशासन के बाद में जिला प्रशासन आता था, जिसे हम विषय प्रशासन के नाम से जानते थे। विषय प्रशासन का मुखिया जो होता था विषयपति कहलाता था, और यह जो अपना शासन करता था यह विषय परिषद के एक जो संस्था होती थी, सभा होती थी, उसे विषय परिषद कहा जाता था। उसके सदस्य होते थे, उसके माध्यम से जिला में कार्य होता था। अब विषय महात्तर को, यानी जो सदस्य थे उन्हें विषय महात्तर कहा जाता था। अब इसमें कौन कौन थे उसे देखिए। विषय महात्तर, विषय, अब जब विषय महात्तर, अब इसमें कौन कौन थे जो सदस्य थे? कौन थे? एक थे नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी, तो ये नगर के श्रेणियों के प्रधान थे। नगर के श्रेणियों के प्रधान थे, श्रेणियों के प्रधान थे नगर श्रेष्ठी, नंबर 1। नंबर 2 सार्थवाह, सार्थवाह कौन होते थे? तो ये व्यापारियों के प्रधान होते थे, व्यापारियों के प्रधान होते थे। उसके बाद में नंबर 3 प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक, ये प्रधान शिल्पी होते थे, प्रधान शिल्पी होते थे। और उसके बाद में नंबर 4 पे होते थे प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ जो होते थे ये मुख्य लेखक होते थे, मुख्य लेखक। अब सोचिए, जो विषय महात्तर यानी कि जो विषय होता था, यानी जिला जो होता था, उसके मुखिया विषयपति होते थे, और जो कार्य करते थे वो अपने सदस्यों यानी विषय परिषद के माध्यम से कार्य करते थे। विषय परिषद, और विषय परिषद के जो सदस्य होते थे उन्हें विषय महात्तर कहा जाता था। और विषय महात्तर यानी परिषद में कौन कौन होते थे? नगर श्रेष्ठी होते थे, जो नगर के श्रेणियों के प्रधान थे। सार्थवाह होते थे, व्यापारियों के प्रधान। प्रथम कुलिक होते थे, शिल्पी प्रधान। और प्रथम कायस्थ होते थे, मुख्य लेखक। इतने जो है विषय महात्तर के अंतर्गत आते थे, विषय परिषद के अंतर्गत आते थे। इसके नीचे होता था स्थानीय प्रशासन, यानी कि केंद्रीय हो गया, प्रांतीय हो गया, जिला हो गया। अब उसके बाद में जो प्रशासन आता था स्थानीय, जिसे वर्तमान में आप तहसील के नाम से जान सकते हैं। जो तहसील होता था स्थानीय रूप में जो आज होता है, उस समय स्थानीय के नाम से जाना जाता था। स्थानीय याद रहे, ये जिला के नीचे हैं, जिला के नीचे हैं। और स्थानीय में इन्हें विथी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? विथी। स्थानीय प्रशासन को विथी कहा जाता था, विथी। अब इसके नीचे होते थे पेठ, और पेठ होता था बड़े गांव का समूह। बड़े गांव, और इसके नीचे होता था गांव, जो छोटे गांव का समूह होता था। गांव यानी सबसे छोटा इकाई गांव होता था, और सबसे बड़ा इकाई केंद्रीय प्रशासन होता था। तो ये रहा जो है प्रशासन का हायरार्की। अब सामाजिक व्यवस्था देखते हैं इनका कैसा था। गुप्तों का सामाजिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन नहीं था, बस महिलाओं की दशा बहुत दयनीय हो गई थी।
क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है। विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनों होते थे। मैंने पहले बताया था आपको कि अनुलोम विवाह क्या था। इसके लिए मैंने एक सूत्रकार बनाया, सूत्रकार का क्लास है हमारा, उसमें विवाह की सारी पद्धतियाँ, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह सभी मैंने उसमें चर्चा कर दिया है। यानी अनुलोम विवाह जो सीधे हो, यानी कि उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, और प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा था। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, विवाह 8 प्रकार के होते थे। उसमें 16 संस्कार कैसे थे, इसके लिए मेरा क्लास पहले से पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। दास प्रथा। अब नारद जी ने और बृहस्पति जी ने दोनों लोगों ने बताया है कि दासों को केवल अपवित्र, दासों को केवल अपवित्र कार्यों में लगाया जाता था, कार्यों में लगाया जाता था। और नारद जी ने बताया है कि दास 15 प्रकार के थे। याद रहे कि मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज कहता है कि दास नहीं है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है दास 7 प्रकार के हैं, और 9 प्रकार के हैं। वही नारद ने 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रहे आपको कि नारद ने बताया है कि 15 प्रकार के दास हैं, और इनके समय में स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई थी। नारद ने भी दासों की स्थिति वही बताई है कि खरीदे गए दास, घर के दास, ऐसे क्लासिफिकेशन इन्होंने भी दिया है। तो स्त्रियों की दशा में काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि उपनयन संस्कार छीन लिया गया था। तो जाहिर सी बात यह, मैं पहले बताया था आपको कि जब उपनयन संस्कार ही नहीं होगा, उपनयन संस्कार नहीं होगा, तो महिलाओं की दया पे निर्भरता आ जाएगी। वो केवल दया पे निर्भर करेंगी, पति की दया पे, पुत्र की दया पे, पिता के दया पे, यानी उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। यानी कहा जाता है कि पुनर्विवाह तो होता था, नियोग प्रथा भी लागू था, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी। इनके पास में निर्णय लेने की क्षमता अब नहीं रह गई थी। भू राजस्व। भू राजस्व किसी भी राज्य का, जब जिस समय खेती ही सर्वोपरि कार्य हो, खेती पशुपालन, तो भू राजस्व का सबसे ज़्यादा योगदान होता था राजा के राज्यकाल में। यानी भू राजस्व 1/6 से 1/4 के रूप में लिया जाता था। इसे उद्रंग या उपरिक के नाम से जाना जाता था। जो उद्रंग होता था ये स्थायी कृषकों से लिया जाता था। स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। लिया जाने वाला कर। और जो उपरिक्त था ये अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। अब ये अस्थायी कृषक कौन थे? जो बटाई पे खेती करते थे,
मालिक नहीं होते थे खेती के, मालिक नहीं थे, बटाई पे खेती करते थे, तो ये अस्थायी कृषक थे। आज ये कर रहे हैं, कल कोई दूसरा करेगा। और जो स्थायी कृषक हैं उनका अपना खेती होता था, उस पर कोई दूसरा नहीं आता था। तो दो तरह के कर लिए जाते थे, उद्रंग कर लिए जाते थे और ऊपरी कर लिए जाते थे, ये खेती के थे। और कर किस रूप में लिए जाते थे? हिरण रूप में और मेय रूप में। अब ये क्या है? जो हिरण रूप है वो नगद रूप में लिया जाता था। जो नगद कर लिया जाता था, नकद या नगद, उसको कहते थे हिरण। और जो अनाज के रूप में लिया जाता था, उसे कहते थे मेय। यानी अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर मेय कहलाता था और नगद के रूप में लिया जाने वाला कर वो हिरण कहलाता था। मौर्य काल में भी नगद को तो हिरण ही कहते थे, लेकिन अनाज के रूप में जो लिया जाता था उसे भाग कहते थे मौर्य काल में। तो याद रहे कि मौर्य काल का मौर्य प्रशासन में देखिएगा, और जो गुप्त प्रशासन है इसमें अनाज के रूप में मेय कहा जाता था। बिष्टी भी कराई जाती थी। बिष्टी का मतलब होता है बेगार, यानी कि जबरदस्ती काम कराया जाता। गुप्त प्रशासन का सबसे बड़ा हथियार होता था। गुप्त प्रशासक क्या करते थे? ये जाते थे कहीं से भी, गांव से या अलग से, कुछ झुंड लोगों को बुला लाते थे और फ्री में काम करवा के भेज देते थे। इनको यहाँ तक कि माना जाता है कि कुछ खाने पीने को भी व्यवस्था नहीं मिलती थी, इतनी दिक्कत थी। बलि नामक एक कर होता था, ये धार्मिक कर था। कोई धार्मिक कार्य करना होता था तो बलि नामक कर लिया जाता था। और एक शुल्क होता था। शुल्क जो कर था, यानी चुंगी के रूप में जो वसूला जाने वाला धन था, उसे शुल्क के नाम से जाना जाता था। चुंगी जो मार्ग पे लगता है, रोड पे लगता है, कहीं आने जाने पे लगता है, यानी रास्ते पे लगता है, यानी मार्ग पर चलने का कर, जिसे हम चुंगी कहते हैं, इसे क्या कहते थे? शुल्क। इसे हम शुल्क कहते थे। और भूतोपांत प्रत्यय ये क्या होता था? ये या तो देश के अंदर उत्पादित वस्तु और या तो आयातित वस्तु, जो आयात किया जाता था उस पे लगता था, उसे कहते थे भूतोपांत प्रत्यय कर। और हरिलाकर होता था हलों पर लगने वाला कर। जो खेती करते थे हल द्वारा, तो हलों पर लगने वाला कर। कई कर से तो दबे रहते थे, कहाँ विकास कर पाते। और वात भूत जो कर होता था, वो वायु और पानी के देवताओं के पूजा करने के लिए लिया जाने वाला कर था, उसे वातभूत कहते थे। वातभूत यानी पानी और वायु के देवता की जो पूजा होती थी, उसमें जो पैसा लगता था वो वातभूत के नाम से जनता से कर लिया जाता था, उस पे लगता था। अवलगक, ये जब सेना युद्ध पे जाती थी, युद्ध के समय जनता का दायित्व तो होता था कि सेना के खाद्य का प्रबंधन करे, यानी खाने पीने की व्यवस्था कौन करे? जनता करे।
तो युद्ध के समय सेना का खाने पीने की व्यवस्था जनता के द्वारा किया जाता था, उसे अवलगक कहते थे। भूमि के प्रकार, देखिए गुप्त काल में अलग अलग नामों से भूमि को जाना जाता था। जैसे क्षेत्र, जो क्षेत्र भूमि होता था वो खेती के उपयुक्त जमीन होता था, खेती के योग्य भूमि। जो भूमि खेती के योग्य होता था उसे क्षेत्र कहते थे। और वास्तु, वास्तु नामक भूमि पे मकान बनाया जाता था। जो मकान के बनाने के योग्य होता था, मकान बनाने योग्य भूमि, मकान बनाने योग्य भूमि होता था उसे वास्तु कहते थे। और जो चारागाह भूमि होता था, चारागाह भूमि, उसे कहते थे गोचर। गोचर मतलब गो मतलब गाय, चर मतलब चरने का स्थान, यानी जो गाय के चरने का स्थान है चारागाह भूमि, उसे गोचर कहते थे। और सिल, सिल नामक भूमि पे जो खेती नहीं की जाती थी, कभी ऐसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, ऐसी भूमि जो जोती नहीं गई हो, उसे बोलते थे सिल। देखिए क्षेत्र जो खेती योग्य भूमि हो, वास्तु मकान बनाने योग्य हो, गोचर भूमि चारागाह भूमि हो, और सिल ऐसी भूमि जो जोती नहीं गई हो। और एक है अपृहत। अपृहत बिना जोती गई जंगली भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि, उसे कहते हैं अपृहत। और एक है अप्रदा, जो विवादास्पद भूमि होता था, विवादास्पद भूमि, उसे अप्रदा कहते थे। यानी अपृहत बिना जोती गई जंगली भूमि, अप्रदा विवादास्पद भूमि, सिल ऐसी भूमि जो कभी जोती नहीं गई हो, गोचर चारागाह भूमि, वास्तु मकान बनाने वाली भूमि, और क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि को कहा जाता था। अब भूमि के माप की इकाई क्या थी? नारद ने भी अलग प्रकार की भूमि का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि भूमि 3 प्रकार की थी। प्रशासन में तो जितनी भूमियां थीं, क्षेत्र, सिल, अपहरत, गोचर, वो तो मैंने बताया। नारद के अनुसार एक होता था अर्धखिल, एक होता था खिल, एक होता था वन। अर्धखिल में माना जाता था कि जब 1 साल से खेती ना हुई हो, खेती ना की गई हो, 1 साल से वह जमीन बंजर पड़ी हो, तो उसे कहते थे अर्धखिल। और अगर 3 साल से खेती ना हुई हो तो उसे कहते थे खिल। और यदि 5 वर्ष से खेती ना हुआ हो तो उसे बोलते थे वन। यानी कि नारद के अनुसार कृषि ना करने वाली भूमि का 3 प्रकार था: अर्धखिल, खिल
और वन, 1 साल से भूमि ना की गई हो, 3 साल से भूमि ना की गई हो, 5 साल से भूमि ना की गई हो, तो अर्धखिल, खिल और वन के नाम से जाना जाता था, ऐसा नारद ने बताया है। अब भूमि की इकाई क्या थी? प्रवर सेन। प्रवर सेन का एक है शिवानी ताम्रपत्र लेख। इसे पता चलता है कि जो भूमि का सीमा होता था वो या तो नदी या गांव, इससे निर्धारित होते थे सीमा, कि किसकी भूमि नदी के उस पार और उस गांव के पहले, ऐसे बताया जाता था। यानी नदी और गांव के द्वारा भूमि की सीमा को निर्धारित किया जाता था, ऐसा प्रवर सेन द्वितीय के शिवानी ताम्रपत्र लेख से पता चलता है। सिंचाई के लिए अरघट और रहट, रहट को तुला यंत्र कहते थे, का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए अरघट या रहट या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ब्याज के धन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, उसे माना जाता कि दूषित धन है, दूषित धन या कृष्ण धन, दूषित या कृष्ण धन के नाम से जानते थे। किसको? ब्याज को। यानी ब्याज लेने वाले तो हमेशा रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना गया है। और गुप्त काल में लेन देन का काम जो होता था वो कौड़ियों में होता था। किस में होता था? कौड़ियों में। साथियों, जो धार्मिक कार्य थे गुप्त काल में, जो धार्मिक कार्य थे वो धर्म की परंपरा में वैष्णव धर्म, शैव धर्म यानी ब्राह्मणवादी धर्म को मानते थे और उसी के अनुसार कार्य करते थे। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।